नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सब देख रहे हैं कानून की छाया। लॉयर वो व्यक्ति होता है जिसके पास कानून की जानकारी होती है और उसने कानून की पढ़ाई की होती है और उसके पास एक डिग्री होती है कानून की, यानी कि एलएलबी की डिग्री होती है। और जब यही व्यक्ति अपने आप को भारत की किसी भी राज्य की जो बार काउंसिल है उसमें अपने आप को एनरोल करवा लेता है, तो ये व्यक्ति कहलाता है अधिवक्ता। और अधिवक्ता में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही होता है कि अधिवक्ता किसी भी व्यक्ति को उसके व्यापन न्यायालय में अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है, परंतु जो लॉयर है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। एक लॉयर सलाह दे सकता है, परंतु एज ए अधिवक्ता वो अपने आप को किसी दूसरे के उस पर प्रेजेंट नहीं कर सकता है। बेसिकली यही डिफरेंस होता है, अन्यथा दोनों को जानकारी बराबर होती है। और अधिवक्ता के पास प्लस पॉइंट ये भी होता है कि उसको जो न्यायालय है उसकी जानकारी ज़्यादा होती है बजाय के लॉयर के। अब जान लेते हैं कि इन दोनों की जो सैलरी है वो कितनी होती है। बेसिकली ये दोनों हैं दो तरीके से कार्य कर रहे होते हैं, या तो ये किसी फर्म के थ्रू कार्य कर रहे होते हैं या फिर इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे होते हैं। अगर कोई भी लॉयर या फिर अधिवक्ता किसी फर्म के थ्रू यानी कि लॉ फर्म के थ्रू कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर के जो भी नया अधिवक्ता या फिर लॉयर काम कर रहा होता है तो उसको बेसिकली जो बेसिक है तकरीबन वो 10,000 रुपये से स्टार्ट होकर तकरीबन शुरुआत में 20 से 22,000 रुपये तक मिल जाते हैं, वो भी शुरुआत में। परंतु जब जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है तो लॉ फर्म उसको कुछ ज़्यादा पैसे भी प्रोवाइड करवा देती है। कुछ लॉ फर्में अपने अधिवक्ताओं को तकरीबन 1 से 5 लाख रुपए के बीच में भी जो महीने की सैलरी है वो प्रोवाइड करवाती है। अब आते हैं वो अधिवक्ता जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, वो किसी भी फर्म कंपनी के अंडर में कार्य नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं को सैलरी ना तो सरकार की तरफ से मिलती है, ना किसी कंपनी के थ्रू कोई सैलरी मिलती है, ना ही बार काउंसिल की तरफ से, ना राज्य सरकार, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी के द्वारा उनको कोई सैलरी नहीं दी जाती है। जब भी कोई इंडिपेंडेंट अधिवक्ता अपना कार्य करता है तो उसकी जो सैलरी है, उसका जो उसके पास जो पैसा आता है वो वही पैसा होता है जो उसके पास क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट का कार्य करता है और उसका जो फीस होती है वही उसकी सैलरी, उसका भत्ता, सब कुछ वही होता है। वो अधिवक्ता इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में जो नया नया अधिवक्ता होता है, नया वकील होता है, उसको लोग जल्दी जो अपना जो कार्य है वो नहीं सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अधिवक्ता, ये वकील अभी नया है, हो सकता है उसका नुकसान करवा दे। तो ऐसी सिचुएशन में वो उसको कार्य नहीं देते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसके पास वो काम आने लगता है, उसके क्लाइंटेज बढ़ने लगती है। उसी प्रकार से उसकी जो मासिक कह लीजिए या फिर उसकी जो फीस है वो बढ़ती रहती है। उनका भी दो तरह का स्टैंडर्ड होता है जो अधिवक्ता इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे होते हैं। एक होता है कि जो पूरा का पूरा केस की फीस है वो एक साथ ले ले, या फिर जो एज ए पेशी पर यानी कि डेट वाइज, यानी कि वो किस किस डेट को उसको रिप्रेजेंट करेगा पर डेट के हिसाब से भी चार्ज करते हैं। जैसे कि राम जेठमलानी है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये, कोई कोई अन्य अधिवक्ता है तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख पर डेट के हिसाब से। वहीं पर कुछ अधिवक्ता ऐसे भी हैं जो 10,000 रुपये में पूरा का पूरा केस भी लड़ देते हैं, और इनके पास जितनी ज़्यादा क्लाइंटेज होती है उसी के हिसाब से इनको जो अपना भत्ता है, अपनी जो फीस है वो मिलती है, उसके पास उतना ही पैसा होता है। पर इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इनकी सैलरी को कैसे आंका जाए कि इनकी जो ईयरली इनकम है या फिर मंथली इनकम है वो कितनी होगी। ये ऐसा हो सकता है कि 6 के 6 महीने निकल जाएं और इनके पास एक पैसा ना आए, या फिर हो सकता है कि 1 महीने में करोड़ों रुपये आ जाए। इस बात की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कि इसीलिए अधिवक्ता का जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हो सकता है कि हमने देखा कि ढेर सारी जो अधिवक्ता है वो 2-3 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद वो भाग जाते हैं, वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, क्योंकि इतने दिन तक हो सकता है उनको जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है। परंतु इस पेशे में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आप इंडिपेंडेंटली अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं तो। धन्यवाद।